ग ग ञ ह ये कंठ से उच्चारित होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए, शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में क्या है, यहाँ पर अशुद्धि होती है। जब कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है या किसी का नकल करता है, प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको व्यवहारिक हिंदी से उच्चारण कौशल्य है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य अपने भावों और विचारों को क्या है जो अभिव्यक्त करता है, जो आदान प्रदान करता है, वो भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा के दो रूपों के द्वारा, एक मौखिक और एक लिखित रूप में, यानी जो लिखित और मौखिक रूप से जो आदान प्रदान करता है, उसके अंतर्गत ही जो मौखिक भाषा यानी लिखित भाषा, दो जो इसके प्रकार है, उसमें जो मौखिक भाषा है, इसके अंतर्गत क्या है, उच्चारण कौशल्य आता है। उच्चारण कौशल्य यानी मुख से अक्षरों को बोलना, मुख से क्या है, अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। और क्या है, सभी वर्णों के लिए मुख में एक स्थान होता है, उस स्थान के द्वारा ही अक्षरों का उच्चारण होता है। जैसे कि हम क्या है, नर्सरी में जब अक्षरों को सीखते हैं, उस वक्त क्या है, जब हम अक्षरों को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो मुख में उसके लिए स्थान है। आज मैं उसी स्थान के बारे में पहले आपको जानकारी दूंगी। यानी जो उच्चारण स्थल की दृष्टि से जो उच्चारण स्थान है, वो क्या है, हिंदी में ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। स्थान है वो क्या है, उसी स्थान की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। यहां पर कुछ अक्षर हैं, देखिए, जो आपने सीखी है। ये अ औ और क ख ग ग ञ ह ये कंठ से उच्चारित होते हैं, यानी गले से, यहाँ पर कंठ से, जो फेफड़ों से होते हुए जो सांस कंठ तक आती है, उसके बाद कंठ से टकराते हुए वो क्या है, ऊपर तालू से टकराती है, फिर मसोड़ों से टकराकर फिर होंठ के द्वारा बाहर आती है। जब अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं, उस वक्त भी क्या है, जब उच्चारण करते हैं अक्षरों का, तो कुछ अक्षर कंठ से, कुछ तालू से, कुछ जीभ से, कुछ ओंठ से क्या है, उच्चारित होते हैं। तो जो ये अक्षर है, जो स्वर अक्षर अ औ और व्यंजन अक्षर क ख ग घ ञ ह, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क ख ग, ये हलंत होकर क ख ग, ये क्या है, जीभामूल कहते हैं। इस अक्षरों को जीभामूल के द्वारा ही उच्चारित किया जाता है। फिर यहां पर देखिए स्वर अक्षर ई, फिर व्यंजन अक्षर च छ ज झ ञ य श, ये तालु से उच्चारित होते हैं। जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अक्षर कहां से उच्चारित हो रहे हैं। ये क्या है, ये अक्षर तालु से उच्चारित होते हैं। फिर यहां पर रु, ये अक्षर ट ट ढ ढ न, ये अक्षर मूर्धा से उच्चारित होते हैं। यानी ये अक्षर मूर्धा से क्या है, उच्चारित होते हैं। फिर त थ द ध, ये दांतों से उच्चारित होते हैं ये अक्षर। फिर जो व्यंजन अक्षर है यहां पर देखिए न र ल स ज, ये ऊपरी दांतों के अंदर के मसोड़ों से उच्चारित होते हैं ये अक्षर। फिर यहां पर स्वर अक्षर उ, प
फ ब भ म, ये अक्षर ओंस्ट से उच्चारित होते हैं। ओंस्ट यानी होठों से, प फ ब भ म, होठों से, ओंस्ट से यानी होठों से उच्चारित होते हैं। फिर ये अक्षर कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। फिर देखिए ये अक्षर यानी वो और औ, ये ओ और औ अक्षर कंस्टोस्ट यानी कंठ और होंठ से ये उच्चारित होते हैं। फिर व फ, ये दांत और ओंठ से यानी दांत और ओष्ठ से ये अक्षर उच्चारित होते हैं। इस प्रकार मुंह में जो अक्षर हम क्या है अक्षर बोलते हैं उसकी ध्वनि कौन कौन से स्थान से उच्चारित होती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, किस तरह से उच्चारित होते हैं। यहां पर देखिए, यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए, यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए, ठीक से ना किया जाए प्रोनाउंस, तो क्या होता है, तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती है। किस तरह से उच्चारित होते हैं उसी तरह से लिखी जाती है। तब लिखने में यानी वर्तनी में, लिखने में क्या है अशुद्धियां हो जाती है और वैसे ही लिखी भी जाती है। फिर जिस प्रकार से कई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति बोलता है, उस वक्त क्या है वो बोलता है, उसे उच्चारण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उच्चारण कहते हैं। भाषा विज्ञान में उच्चारण के लिए शास्त्रीय अध्ययन को ध्वनि विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। यानी भाषा विज्ञान में जो अध्ययन होता है, शास्त्रीय अध्ययन होता है, उससे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। फिर भाषा के उच्चारण की ओर तभी जाता है जब उसमें कोई यानी जब ध्यान जाता है भाषा विज्ञान में, तभी हमारा ध्यान जाता है जबकि कोई असाधारणता होती है, कोई असाधारण उच्चारण होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब बच्चे जो हकलाकर बोलते हैं, छोटे बच्चे जब शब्द सीखते हैं तो वो क्या है ठीक से बोल नहीं पाते। उस वक्त वो क्या है तुतलाकर शब्द क्या है वो हकलाकर या अशुद्ध शब्द बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं बच्चे। उस वक्त भाषा में असाधारणता दिखाई देती है। फिर विदेशी भाषा को ठीक ना बोल सकना, यानी विदेशी भाषा जो दूसरी विदेश की जो भाषा है वो ठीक से ना बोलने पर भी जब हम उसे ध्यान देते हैं तो आप उसमें अशुद्धियां हमें नजर आती हैं। फिर अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा के बोलने की शैली का प्रभावित होना आदि, यानी हमारी मातृभाषा जो है उससे हम ठीक से बोल पाते हैं और दूसरी भाषा में जो हमारी मातृभाषा का जो असर है दूसरी भाषा में जब हम बोलते हैं उस वक्त भी उस पर क्या है पड़ता है। यानी उसमें जो हम दूसरी भाषा ठीक से ना बोले तो हमारी मातृभाषा जो होती है उसका कुछ अंश उसमें मिल जाता है। तब क्या है ये अशुद्धियां क्या है ये उच्चारण में दोष हमें नजर आती है। ऐसे ही अब हम जो उच्चारण दोष के कारण जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, किस प्रकार उच्चारण करते हुए किस तरह से वो दोष होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। देखिए, उच्चारण संबंधी दोष अनेक कारणों से होता है। पहला यहां पर मैंने डाला है कि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में क्या है यहां पर अशुद्धि होती है। किस प्रकार, तो देखिए उच्चारण यंत्रों के विकार के कारण जब कंठ, जीभ, तालु वगैरह में अगर शारीरिक तौर पर विकार है, कुछ वहां पर प्रॉब्लम है, तो शब्द उच्चारण करते वक्त क्या है अशुद्धियां हो जाती है।
जैसे कि यहां पर देखिए तालु, तालु, होंठ, दांत आदि में जब कुछ शारीरिक यहां पर क्या है दोष, कुछ उसे प्रॉब्लम है, उस वक्त क्या है अंगों में दोष होते हैं, उस कारण क्या है कुछ शब्द ठीक से बोल नहीं पाते, उसमें अशुद्धि होती है। ये एक क्या है उच्चारण का दोष है। फिर देखिए यहां पर दूसरा, वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। देखिए अज्ञानवश वर्णों या शब्दों का, वर्णों व शब्दों के सही रूप कुछ लोगों को किस तरह से उच्चारित करना होता है पता नहीं लगता, पता नहीं होता। उस वक्त क्या है उच्चारण में दोष आता है। जैसे कि आमदनी को आमदनी कहना, जैसे कि खींचने को खींचना कहना। देखिए खींचने को खींचना कहना, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, उस वक्त अशुद्धि होती है। अगला दोष है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, जैसे कि वास्तव में भाषा का रूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होता है। क्या है विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होते हुए नजर आता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है। इसका मूल कारण है भाषा का जो खड़ी बोली पर भोजपुरी प्रभाव है, भोजपुरी भाषा का प्रभाव पड़ना। क्षेत्र के लोग ने का प्रयोग कम करते हैं। क्षेत्र के लोग, कुछ क्षेत्रों में लोग ने का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन पंजाब क्षेत्र के लोग उसका यानी ने का प्रयोग अनावश्यक ही करते हैं। आवश्यकता नहीं होती फिर भी उसका प्रयोग करते हैं, तो अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। यहां पर ने के बदले कुछ लोग ना का प्रयोग करते हैं। ने के बदले ना का प्रयोग करना, जैसे कि हमने जाने के लिए हमने जाना ना का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सा के बदले शा का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण लोग सा जो है शा के यानी सा जो है इसके बदले में शा का प्रयोग करते हैं। इस तरह क्या है उच्चारण में अशुद्धियां आती हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी क्या है उच्चारण में दोष आते हैं, यानी उच्चारण में अशुद्धियां होती है। अगला दोष है अन्य भाषाओं का प्रभाव, यानी अन्य भाषाओं का प्रयोग करना। ये इससे भी क्या है इससे यानी अन्य भाषाओं के प्रयोग से भी क्या है उच्चारण में अशुद्धियां होती है। देखिए हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेक यानी जिससे उसके उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। उर्दू के कारण हिंदी का क ख ग हो जाता है, हो गया है। देखिए क ख ग हो गया है। यहां पर जब हिंदी भाषा पर उर्दू का प्रभाव पड़ता है, अन्य भाषा यानी यहां पर उर्दू जो है हिंदी पर कुछ हिंदी का प्रभाव पड़ता है, तो जो भाषा थी यानी जो शब्द को प्रोनाउंस करना था यानी उच्चारण करना था क ख ग को क ख ग, इस तरह से क्या है कुछ वहां पर शब्द उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती है, यानी अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण भी उच्चारण में अशुद्धियां होती है। अगला है देखिए भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल कॉज, यानी ज्योग्राफिकली क्या है वो भी यहां पर उच्चारण में दोष होता है भौगोलिक कारण से। यहां पर
विभिन्न परिस्थितियों यानी विभिन्न परिस्थितियों में रहने से स्वर यंत्रों में भी थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है। इससे उच्चारण प्रभावित होता है। यहां देखिए, भौगोलिक में यानी विभिन्न परिस्थितियों में जो आदमी रहते हैं उस कारण भी क्या है, उच्चारण में कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे कि अरब के लोग क्या है, वो धूप से बचने के लिए क्या है, अपने सर पर अब गले तक कपड़ा बांध लेते हैं। उस वक्त काश का ख गा ये शब्द क्या है, वो कपड़ा गले तक बांधने की वजह से क ग हो जाता है। इस तरह से उसका असर उच्चारण पर पड़ता है, ये उच्चारण पर पड़ता है। और राज्य में हिंदी का उच्चारण से किंचित प्रभावित हुआ है। हिंदी में भी विभिन्न राज्यों में हिंदी का उच्चारण इससे किंचित प्रभावित हुआ है। इस तरह से भाषा में यानी भाषा को उच्चारण करते हुए यानी बोलते समय क्या है, कुछ अशुद्धियां होती है। अगला दोष है मनोवैज्ञानिक कारण। उच्चारण पर मनोवैज्ञानिक का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं और इससे तुलना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण प्रभावित होता है, उच्चारण प्रभावित होती है। देखिए, कुछ लोग भय के कारण कुछ शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाते, कुछ लोग संकोच से शर्माते हुए कुछ शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाते। फिर क्या है, कुछ लोग जल्दी से बोलने के लिए जाते हैं, क्या है, वहां पर प्रयोग करते हैं, उस वक्त भी भाषा में क्या है, अशुद्धियां हो जाती है। भाषा में नहीं, उच्चारण करते वक्त कुछ अशुद्धियां वहां पर हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, मनोवैज्ञानिक भी एक कारण है। भाषा में अशुद्धि यानी शब्दों को उच्चारित करते समय अशुद्धियां होने के लिए ये भी एक कारण है। अगला दोष स्थानीय प्रभाव। स्थानीय प्रभाव, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका प्रभाव भी क्या है, उच्चारण में अशुद्धियां लाती है। कैसे, तो देखेंगे यहां पर जिस क्षेत्र विशेष में बालक निवास करता है, किस स्थान पर, किस क्षेत्र में वो निवास करता है, उस अड़ोस पड़ोस या उसका माहौल क्या है, जिस क्षेत्र में का उस क्षेत्र का क्या माहौल है, इस बालक पर उसका क्या है, असर पड़ता है। वहां की भाषा बच्चे के उच्चारण प्रभावित करती है। यहां पर देखिए, चार यानी ऐसे कहा भी गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। स्थानीय बोली के प्रभाव से उच्चारण अशुद्ध हो जाती है। यानी 4 कोस में पानी बदलता है, 8 कोस में वाणी यानी शब्द, वाणी यानी भाषा बदलती है, कुछ उसमें अशुद्धियां होती है, कुछ परिवर्तन आता है। तो इस वजह से भी यानी स्थानीय प्रभाव से भी, जिस स्थान में बालक रहता है उस स्थान के प्रभाव से भी उच्चारण में दोष यानी उच्चारण में हम अशुद्धियां देख सकते हैं। अगला जो दोष है वो इस प्रकार है, देखिए, अध्यापक की अयोग्यता। यहां पर उच्चारण सुधार में अध्यापक का महत्वपूर्ण क्या है, वहां पर योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान अध्यापक का होता है। तो उच्चारण में सतर्कता नहीं रखता या शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है तो छात्र उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना आरंभ कर देते हैं
और दोष सदा के लिए उनमें घर कर जाता है। देखिए, कोई विद्यार्थी अशुद्ध बोल रहा है, यानी उच्चारण करते समय कुछ अशुद्धि कर रहा है, यानी कुछ वहां पर गलत प्रोनाउंस कर रहा है, तो उस वक्त अध्यापक का ध्यान उस पर जाते ही उसके उच्चारण में सुधार लाना चाहिए। उसे क्या है, ठीक से उच्चारण करने के लिए सिखाना चाहिए। या तो अध्यापक भी कुछ शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ता है और वो क्या है, सदा के लिए, हमेशा के लिए उसके मन में घर कर जाता है। वो क्या है, उच्चारण उसी तरह से करने लगता है। ये भी एक कारण है। अगला कारण है प्रयत्न लगाव। प्रयत्न लगाव यानी ध्वनियों व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी ना रखने पर दोष का आना स्वाभाविक है। शब्द एवं ध्वनियों का उच्चारण पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। प्रयत्न लगाव विधि को अपनाने से उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। यानी प्रयत्न लगाव विधि को अपनाने से, यहां पर देखिए, यहां बताया जा रहा है कि ध्वनि व शब्दों के उच्चारण में, ध्वनि या शब्दों के उच्चारण में सावधानी बरतनी चाहिए, पूरे तौर से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई गलत उच्चारण कर रहा है तो हम उसी को बोलते जाएंगे, तो क्या है, वो उसी तरह का उच्चारण हम करते जाते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो दोष का आना स्वाभाविक है। नहीं, अगर हम सावधानी से ना उच्चारण करें, यानी सावधानी से अगर उच्चारण में, भाषा में, ध्वनि में, जब हम ध्वनि और शब्द जब उच्चारण करते हैं उसमें सावधानी ना बरतने से भी क्या है, उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती है। अगला है दोषपूर्ण आदतें। दोषपूर्ण आदतों से भी उच्चारण में अशुद्धियां आती। जैसे कि यहां पर देखिए, वैयक्तिक दोषपूर्ण आदतें भी अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाता है। जैसे रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण है। यानी यहां पर दोषपूर्ण आदत, जब हमारी आदत किसी की नकल करने की पड़ जाती है, या हम रुक रुक कर बोलते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है या किसी का नकल करता है, या शीघ्रता से, बहुत जल्दी से कुछ शब्द बोलता है, जल्दी ही बोलता है, उस वक्त भी ये जो उसकी आदत होती है, वो आदत बन जाने के कारण क्या है, उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती है। अगला है शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव के कारण भी भाषा में अशुद्धियां आ जाती। जैसे कि देखिए, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जाती है। अगर भाषा शुद्ध रूप का, यानी भाषा के शुद्ध रूप का वातावरण ना हो तो भी, यानी अगर उदाहरण के लिए एक बालक अगर ऐसे माहौल में पढ़ रहा है कि वहां की भाषा शुद्ध नहीं है, यानी एक घर में भाषा में कुछ उच्चारण में गलतियां हो रही है, ऐसे माहौल में एक बच्चा पलता है, तो वो उसी तरह की बोली बोलता है, वो उसी तरह उच्चारण में अशुद्धियां करने लगता है। ये स्वाभाविक ही है। तो यहां पर देखिए, शुद्ध रूप का वातावरण नहीं मिला तो अशुद्ध आचरण स्वाभाविक है, और अशुद्ध आचरण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण, यानी कि अशुद्ध उच्चारण के बीच पलने वाला बालक, अशुद्ध उच्चारण के बीच पलने वाला बालक
शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, यानी जिस तरह से उसने उस समाज में यानी उस घर परिवार में या समाज में पला हुआ बालक जहां पर भाषा में या उच्चारण में अशुद्धियां है, ऐसी जगह पला है, तो उसका उच्चारण भी उसी प्रकार का होता है। अगर शुद्ध उच्चारण के माहौल में अगर बालक पड़ा है तो वो क्या है, शुद्धता से शुद्ध उच्चारण करेगा। अगर अशुद्ध उच्चारण के माहौल में पला है तो अशुद्ध उच्चारण उसके होंगे। इस तरह से शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव से भी क्या है, उच्चारण में अशुद्धियां आती है। और अगला दोष है अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी अस्पष्ट ज्ञान, ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से भी अशुद्धियां होती है, अक्षरों का ज्ञान ठीक से ना होने पर भी। तो कैसे? जिन छात्रों अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जाता उनमें उच्चारण दोष होता है। संयुक्त अक्षरों के संदर्भ में ये भूल अधिक होती है, जैसे कि स्वर को सरग कहना, कम को करम कहना, धर्म को धर्म कहना आदि। देखिए, ठीक से मात्राओं और अक्षरों का ज्ञान न होने की वजह से भी भाषा में यानी उच्चारण में, भाषा को उच्चारण करते समय अशुद्धियां होती है। फिर नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण, यानी नागरी ध्वनि में ढ, रू, श, ज्ञ आदि का प्रयोग बहुत कम होता है। इस कारण इनके उच्चारण में बहुधा भूल की संभावना रहती है। ये जो अक्षर है ये कम प्रयोग में आते हैं। इन अक्षरों को बहुत कम ही प्रयोग करते हैं, उस वक्त उच्चारण में भूल यानी उच्चारण में भी भूल हो जाती है। फिर अतिशीघ्रता, सावधानी से भी उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं। तो अशुद्ध यानी भाषा में शीघ्रता, बहुत जल्दी बोलते हुए जब उच्चारण करते हुए हम जाएंगे उस वक्त भी भूल हो जाती है। असावधानी बरतने से भी क्या है, भूल हो जाती है। ये सारे क्या है, उच्चारण के दोष। तो वो किस प्रकार से होते हैं? कुछ शारीरिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, क्षेत्रीय का प्रभाव, स्थानीय प्रभाव, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उच्चारण में दोष होते हैं, अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब जो है उच्चारण और वर्तनी की विशेष अशुद्धियां और उनके निदान, यानी जब अशुद्ध उच्चारण हम करते हैं, उसी प्रकार जब हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जिस तरह से उच्चारण करते हैं उसी तरह लिखी जाते हैं, उसी तरह लिखते भी हैं। तो यहां पर देखिए, व्याकरण के सामान्य नियमों की ठीक जानकारी ना होने के कारण विद्यार्थी से बोलने और लिखने में पर्यायबद्धि भूल हो जाया करती है। यहाँ पर देखिए, व्याकरण का, ग्रामर का क्या है, यहाँ पर सामान्य नियम की जानकारी ना होने की वजह से, ठीक से उसकी जानकारी ना होने की वजह से विद्यार्थियों में भद्दी भूल हो जाती है। और शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। कैसे ये दोष जा सकते हैं इसके बारे में मैं बता रही हूं आपको। देखिए, जब व्याकरण का सही तरीके से ज्ञान होता है उसी वक्त विद्यार्थी क्या है, ठीक से बोलना
और क्या है ठीक से वो लिख सकता है, नहीं तो बद्धी भूल हो जाती है। या और देखिए, जब लिखने में प्रयाबद्धि भूल हो जाती है तब शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण में क्या है, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। फिर विद्यार्थी से प्राय दो तरह की भूलें होती है, एक शब्द और दूसरी वाक्य संबंधी और शब्द संबंधी अशुद्धियां। इसको दूर करने के लिए छात्रों को श्रुति लिपि का अभ्यास करना चाहिए। इसको दूर करने के लिए श्रुति लिपि का क्या है, छात्रों को अभ्यास करना चाहिए और यह हम उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण त्रुटियों और संकेत करेंगे। यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ सूची बनाई है किस प्रकार से यानी प्रणव उच्चारण करते समय जब अशुद्धि यानी जब उच्चारण करते समय ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते या मात्राओं का या व्याकरण का ठीक से ज्ञान होने ना होने की वजह से किस तरह से क्या है अशुद्ध लिखा जाता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। यहां पर देखिए आ और आ संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार होती है, यानी अल्प और दीर्घ जो स्वर है लिखते समय किस तरह से अशुद्धियां होती हैं उसके बारे में बता रही हूं। पहले यहां पर देखिए आहार, आहार और आहार, यहां पर ये आ की जो मात्रा है यहां पर कुछ ठीक से मात्राओं की जो है ठीक से विद्यार्थी को जानकारी ना होने की वजह से वो अशुद्ध लिखता है। आहार, आहार जबकि शुद्ध क्या है, शुद्ध, आहार जबकि शुद्ध शब्द है। फिर आजमाइश, इसके लिए भी आ संबंधी कुछ इन्हीं मात्राओं की गलती होने की वजह से अशुद्ध क्या है, आजमाइश है, शुद्ध है आजमाइश, आजमाइश। यहां पर देखिए आजमाइश इसका शुद्ध रूप है आजमाइश। फिर साप्ताहिक, तो ये क्या है अशुद्ध, लिखते समय गलती होती है, शुद्ध है साप्ताहिक। फिर इसी तरह अधीन, यहां पर दीर्घ आ की मात्रा नहीं लगती बल्कि यहां पर सिर्फ आ लगता है, अल्प, यहां पर दीर्घ आ नहीं लगता, उस वक्त गलती हो जाती है। या अधीन, अधीन यहां पर चाहिए नहीं बल्कि चाहिए। इसी तरह आजादी नहीं आजादी। मैंने कुछ असंबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसके बारे में बताया। अब ई और ई संबंधी अशुद्धियां इसी प्रकार तिथि, तिथि, यहां पर देखिए तिथि नहीं तिथि। फिर दीवार, 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 दीवार। बीमारी, बीमारी। श्रीमती, श्रीमती। कवियत्री, कवयित्री। यहां पर इकारण शब्द वा के ऊपर नहीं आती बल्कि ई के ऊपर आती है, इकारांत। फिर यहां पर देखिए दिवाली, दीवाली, ये शुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप। इस तरह से ये संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जबकि मात्राओं की ठीक से व्याकरण की जानकारी विद्यार्थी में ना होने की वजह से या उच्चारण करते समय ठीक से उच्चारण ना करते समय लिखने में भी अशुद्धियां किस प्रकार होती है मैंने बताया। फिर आप देखिए यहां पर तो ऊ संबंधी जो अशुद्धियां है उसके बारे में बता रही हूं। अभी देखिए पूजनीय में उकारण शब्द जो है वो दीर्घ लगती है, पूजनीय। फिर प्रभु में यहां पर क्या है अल्प ऊ लगती है, प्रभु। फिर साधु, साधु में भी इसी तरह की भूल हुई है, उकारांत शब्द जो है वो ऊ जो है
अल्प ऊ की मात्रा लगती है। इसी तरह वधु में क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा लगती है, और इंदु में यहाँ पर ऊ की मात्रा जो है दीर्घ ऊ की मात्रा लगती है। इस तरह से मात्राओं का ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से भी अशुद्धियां होती है। इसी तरह रु और रा संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि ऋतु नहीं ऋतु है, फिर वृक्ष नहीं वृक्ष है, वृक्ष नहीं वृक्ष है, श्रृंगार नहीं श्रृंगार है, फिर उऋण नहीं उरुण है, यानी उऋण नहीं उरुण है, आदरित नहीं आदृत है, यानी आदरित नहीं आदृत है, फिर इसी तरह ऋषि नहीं ऋषि है। इस तरह से रु और रा संबंधी अशुद्धियां, जबकि मात्राओं का ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से अशुद्धियां होती है। अब हम देखेंगे कि ये ए संबंधी अशुद्धियां, यहां पर देखिए सैना नहीं सेना, फिर ऐश्वर्य नहीं ऐश, यानी यहां पर अल्प ए नहीं लगता, दीर्घ ए लगता है ऐश्वर्य, और एनक में अल्प ए नहीं बल्कि दीर्घ ए लगता है एनक। इसी तरह नयन नयन। फिर यहां पर देखिए वो और औ संबंधी अशुद्धियां, यहां पर रोशनी रोशनी नहीं रोशनी, फिर त्योहार नहीं त्योहार, फिर पौधा में क्या है, यहां पर देखिए किस तरह से वो और औ संबंधी अशुद्धियां है। यहां पर औ की मात्रा नहीं लगती बल्कि ओ की मात्रा लगती है रोशनी। फिर यहां पर देखिए त्योहार में भी ओ की मात्रा लगती है त्योहार, यहां पर जबकि पौधा लिखते हैं उस वक्त औ की मात्रा लगती है पौधा। फिर भौगोलिक में औ की मात्रा लगती है भौगोलिक। इस तरह से वो और औ संबंधी जब मात्राओं का ठीक से ज्ञान ना हो तो क्या है, लिखने में भी गलतियां होती है। अब हम देखेंगे कि रा संबंधी अशुद्धियां, यहां पर देखिए आशीर्वाद में रा की जो मात्रा है यहां पर लगती है ना कि यहां पर, तब क्या है यहां पर अशुद्धियां होती है। आशीर्वाद में रा की मात्रा यहां पर लगती है, और कार्यक्रम में रा की मात्रा ये यहां पर लगती है, तब अशुद्धियां होती है। और आदेश में यानी आदेश और यानी आदेश नहीं आदेश, फिर कृपा नहीं कृपा, और गर्म नहीं गरम। इस तरह से क्या है, रा संबंधी अशुद्धियां होती है, यानी शा शा सा संबंधी अशुद्धियां। यहां पर दुशासन में सा नहीं बल्कि शा लगता है दुशासन। फिर यहां पर देखिए सुषमा में ये क्या है, ये शा नहीं लगता बल्कि ये शा लगता है सुषमा। फिर कष्ट यानी कष्ट में क्या है, ये शा की मात्रा नहीं लगती बल्कि ये लगती है कष्ट। और नमस्कार नहीं बल्कि नमस्कार, अर्ध सा की मात्रा यहां पर लगती है नमस्कार। तो इस तरह से सा शा सा संबंधी अशुद्धियां मात्राओं का ठीक से यहाँ पर शब्दों का ठीक से मात्राओं का ठीक से क्या है, जानकारी ना होने की वजह से किस तरह से अशुद्धियां होती है बताया है। फिर आगे देखिए अन्य अशुद्धियां संबंधी, यानी अन्य अशुद्धियां संबंधी अशुद्धियां। देखिए अन्य संबंधी अशुद्धियां जैसे कि शुद्ध आकाश, इस तरह से नहीं आकाश, रिक्शा नहीं रिक्शा, विद्यालय में ई की मात्रा अल्प लगती है विद्यालय, और सप्ताह नहीं सप्ताह। फिर सामान्य यानी वस्तु, सामान इस तरह से आता है कि आ की मात्रा दीर्घ यानी सा के बाद आ की मात्रा लगती है, यहां पर नहीं है तो ये अशुद्धि हो जाती है। और क्षमा नहीं बल्कि क्षमा नहीं क्षमा, स्वर्ग नहीं स्वर्ग, और सैनिक नहीं सैनिक, फिर गाई नहीं गई। फिर इसी तरह अनुस्वर संबंधी कुछ अशुद्धियां होती है, जैसे कि चांदनी में अर्ध चंद्रमा की बिंदी लगती है और गांधी में अर्ध चंद्रमा की बिंदी, हंसी 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 में इस तरह से दांत में, फिर आंगना में
फिर ऊंचा, इस तरह से ऊंचा, फिर उंगली में उंगली के लिए अर्धचंद्रमा की बिंदी लगती है। ये अनुस्वर संबंधी कुछ जो मात्राओं में ठीक से पहचान ना लगे, अनुस्वर कहाँ लगना है ठीक से पता नहीं, तो किस प्रकार से अशुद्धियां होती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने यानी उच्चारण क्या है और ठीक यानी उच्चारण करते समय किस प्रकार से उसमें दोष आते हैं और इसका निवारण किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दी। जबकि विद्यार्थी को लिखने में यानी जब ठीक से वो उच्चारण नहीं कर पाता तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती हैं और जब उसे मात्राओं का ज्ञान और वर्णों की पहचान ठीक से ना होने की वजह से अनुस्वर कहाँ लगाना है, कौन सी मात्रा कहां पर लगाना है, ये सब अगर वक्ताक्षर कहाँ लगाना है, ये सब उसे नहीं पता है ठीक से, तब भी लिखते वक्त क्या अशुद्धियां होती है, इसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। किसी और विषय पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।